हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं यूनिट 3 जो कि है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत फटाफट से सारा टॉपिक हम अच्छे से रीड करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आया ही हुआ है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ कुछ हमें क्वेश्चंस गिवन हैं और ये जनरली वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हमसे पूछे गए हैं। तो मैंने इसी की ही पीडीएफ बनाई है कि जैसे जैसे क्वेश्चन इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैंने उसी को इंक्लूड किया है कि भाई एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं उसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जैसे अब सबसे पहले इन्होंने बोला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मीनिंग बताना है हमें। तो जब सप्लायर जो है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए उसके बनाने के लिए जो मटेरियल को ख़रीदता है वो, है ना, कि मान लो आप एक सप्लायर हो या एक मैन्युफैक्चरर हो और आप कुछ भी चीज़ बना रहे हो, उसका जब आप मटेरियल ख़रीदते हो तो वो मटेरियल ख़रीदते टाइम भी तो आप जीएसटी पे करते हो उस मटेरियल के ऊपर, है ना। फिर आपका एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो वो जो आपने मटेरियल के टाइम पे अपना जो टैक्स पे किया होता है ना, जीएसटी पे किया होता है, उसको वापस पाने का आपका एक राइट होता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ द टैक्स दैट अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ऑन परचेज ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज। जब आप मटेरियल ख़रीद रहे हो उस टाइम जब पे करते हो तो इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए। मतलब वो सप्लायर बोलेगा कि मैं इतना तो जीएसटी ऑलरेडी पे कर ही चुका हूँ, अब बाकी का जो बनता है वो मैं चुकाऊँगा, कहने का ये मतलब है। तो अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो टैक्सेबल पर्सन अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं समझाऊँ आपको, तो अभी हम देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जब हम करेंगे ना तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, इससे थोड़ा न्यूमेरिकल से और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कैसे कैसे आप क्लेम कर सकते हो, कौन सा आप क्लेम कर सकते हो टैक्स, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमें बोला गया कि प्रोविज़न्स क्या हैं आईटीसी क्लेम करने के रिगार्डिंग, क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो अभी इन्होंने बोला अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन within 30 days of becoming liable for registration is entitled to ITC in respect of inputs in stock and inputs contained in semi finish और finish good। भाई अगर मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर मैं या फिर लाइबल हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि मैं भी आईटीसी को क्लेम कर सकती हूँ। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैं क्लेम कर सकती हूँ। कब कर सकती हूँ? अगर मैंने भाई अपने जो भी मुझे गुड्स बनाने हैं, उस गुड्स को बनाने के लिए जो मैंने मटेरियल ख़रीदा, उस मटेरियल पे जो मैंने जीएसटी पे किया, उस चीज़ को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनपुट। नाम से ही पता चल रहा है कि जो आप इनपुट लगा रहे हो उस पर जो आप टैक्स पे कर रहे हो तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब इन्होंने बोला कि 30 डेज़ में जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच इज़ ही बिकम लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। तो अगर वो बंदा लायबल है जीएसटी पे करने के लिए गवर्नमेंट को, तो वो अवेल कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की ये सारी चीज़ों को। नंबर 2 बोला गया कि आईटीसी इज़ टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर, मतलब आप 1 साल के अंदर अंदर इसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर ही क्लेम करना होगा जब भी सप्लायर इनवॉइस की इशू डेट होगी। इनवॉइस होता है हमारा बिल,
जैसे ही उसने बिल इशू कर दिया उस डेट से लेकर 1 साल के अंदर अंदर वो सप्लायर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है। नंबर 3 प्रोविज़न है ITC on capital goods is not available when the person become liable for registration under GST। कि कैपिटल गुड्स के ऊपर ITC नहीं मिलता है, कुल मिला के इन्होंने ये बोला है। उसके बाद अब हमें ये जो C वाला क्वेश्चन है इसको रीड करना है और समझना है ये हमसे क्या कहना चाहता है। C वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या बोला कि अरुणा लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब GST में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, बेस्ड इन लखनऊ की कंपनी है ये, और ये जो है प्रोडक्ट A बनाती है और प्रोडक्ट B, यानी कि ये 2 प्रोडक्ट बनाती है, एक का नाम A है, एक का नाम B है। जो A वाला वो प्रोडक्ट बना रही है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है। एग्जेम्प्टेड का मतलब सरकार उस पर्टिकुलर गुड पे कोई भी GST चार्ज नहीं कर रही है। लेकिन जो वो दूसरा वाला प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम B है, B प्रोडक्ट, वो टैक्सेबल है। तो अब हमें क्या बोला गया कि बोथ द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द सेम रॉ मटेरियल, दोनों ही प्रोडक्ट को सेम रॉ मटेरियल से बनाया गया है। तो अरुणा लिमिटेड ने जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया है वो 6 लाख का लखनऊ से किया, और रॉ मटेरियल जब उसने वो परचेज़ किया तो उस पर उसने 9% CGST भरा, यानी कि सेंट्रल GST, और 9% उसने SGST यानी कि स्टेट GST भरा, विच मेक्स 54,000 एज CGST और 54,000 SGST उसने भरा। तो टोटल टर्नओवर अरुणा लिमिटेड की हो गई हमारी 12 लाख की, जिसमें से 4 लाख जो है इस टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट A और 8 लाख जो है वो प्रोडक्ट B की टर्नओवर है। तो अब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो अब देखो क्या बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट हमें पता है उसने 54 हज़ार रुपये भरे हैं, तो वो आ गया 1,08,000। उसके बाद टोटल टर्नओवर कितनी हुई, टोटल अरुणा लिमिटेड की टर्नओवर है 12 लाख की, तो हमने 12 लाख लिख लिया। मल्टीप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब जिस पे हमें टैक्स नहीं भरना, तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई कौन सी है, 4 लाख वाली, क्योंकि वो प्रोडक्ट A पे हुई है, क्योंकि उस पर तो कोई टैक्स भरना ही नहीं है तो उसको तो हटा ही देंगे हम एक तरीके से। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा अमाउंट ऑफ ITC, यानी कि आपको 36,000 जो है रिवर्स्ड ITC हमारी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, एग्जेम्प्टेड वाले प्रोडक्ट पर किसी भी प्रकार का ITC आप अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पे आप टैक्स ही नहीं भर रहे, फिर सरकार आपको उस पे ITC का क्लेम कहाँ से दे देगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट, वही वो तो हमने बताई दी कि 1 साल होता है, पर पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं टाइम लिमिट के बारे में। तो टाइम लिमिट की बात करें तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 हमारा CGST एक्ट का, जिसमें एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है शेल नॉट बी एंटाइटल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर द ड्यू डेट, है ना। कौन सी ड्यू डेट, रिटर्न फर्निश की ड्यू डेट के बाद। मान लो कि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, ठीक है, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करी, ओके, और मैंने रिटर्न फाइल कर दिया GST का। उसके बाद मुझे सोते सोते याद आ रहा है कि मेरे को ITC भी अवेल करना था, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी मुझे क्लेम करना था। तो अब ऐसा नहीं हो सकता, अब आपकी ड्यू डेट जा चुकी है, आप रिटर्न फाइल कर चुके हो, सोते सोते याद आ रहा है, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो जैसे ही 1 साल मैंने बताया, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा B वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले कि मिस्टर ब्रह्मा के पास 95,000 का है इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो अब आउटपुट बताया गया, आउटपुट IGST 25,000, CGST 60,000 और स्टेट GST हमारा है 60,000 का।
तो अब इन्होंने बोला क्या कि हमें डिटरमाइन करना है द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सीजीएसटी, और हमें साथ में स्टेटमेंट भी बनाना है। तो देखते हैं क्या बोला। सबसे पहले सीजीएसटी का जो हमें गिवन है वो है 95,000। पहले हमारा जो है ऑर्डर ये रहेगा कि पहले हम सीजीएसटी वाले को यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है, सीजीएसटी वाले को यूटिलाइज़ करेंगे। देखो समझो, ये कहना क्या चाह रहा है हमसे, ये कहना चाह रहा है कि जो सप्लायर है ना वो 95,000 रुपये अपने रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी पे कर चुका है, तो अब वो 95,000 क्लेम करने का अधिकारी है। तो अब सबसे पहले 95,000 में से वो क्या क्या क्लेम करेगा, जो उसको आगे सीजीएसटी भर रहा है पहले वो क्लेम करेगा। उसके बाद आईजीएसटी की लाइबिलिटी को वो क्लेम कर लेगा, ऑफसेट करेगा। उसके बाद जो बचेगा वो स्टेट जीएसटी के ऊपर जाएगा। तो अब 95,000 वो क्लेम कर सकता था, जिसमें उसने 60,000 सीजीएसटी के भरने थे, वो उसने माइनस कर दिए। 25,000 उसने आईजीएसटी भरना था, वो उसने माइनस कर दिया। अब बचा ही 10,000, तो स्टेट जीएसटी उसने 60,000 भरना है, तो अब 10,000 ही बचा है। तो दिस बैलेंस ऑफ 10,000 कैन नॉट बी यूटिलाइज। 10,000 तो वो यूटिलाइज़ कर नहीं सकता, तो उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी सीजीएसटी और आईजीएसटी वाली अमाउंट भर दी, और जो एसजीएसटी वाली अमाउंट है वो उसको भरनी पड़ेगी, सरकार को देनी पड़ेगी। दैट्स इट। मतलब 10,000 तो उसके पड़े ही हैं, तो 50 और मिला के वो एसजीएसटी भी भर देगा अपनी। उसके बाद कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी एडमिजिबल टू प्रकाश लिमिटेड। एडमिजिबल का मतलब होता है डिडक्शंस। टू प्रकाश लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली में, गुड्स प्रोक्योर करता है वो। मंथ दे रखा है हमें उसका, मई महीने में उसने ये सारी चीज़ें करी, जैसे कि क्या, सीमेंट जो यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में उसने वो ख़रीदा, और उसने 50,000 रुपये उस पर जीएसटी भरा। उसके बाद उसने पैकिंग जार परचेज़ करे, 30,000 उसने उस पर जीएसटी भरा। तो ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अब हमें करना क्या है, किस चीज़ पे अवेल कर सकते हो, किस चीज़ पे अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला। सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। उसने कहा कि इस पे ये एडमिजिबल नहीं है, यानी कि कुल मिला के इसको हम डिडक्ट नहीं कर सकते, तो बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखो कुछ कुछ जो नहीं कर सकते वो देख लीजिए। स्टेशनरी आपने ख़रीदी, आपने कैंटीन में सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करी, या आपने जो एडिशनल फ्लोर बनाया उसके लिए कोई सीमेंट परचेज़ किया, तो इस चीज़ की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी जीएसटी में। जीएसटी में सिर्फ जो आपने काम के खर्चे करे ना उन चीज़ों की ही डिडक्शन मिलेगी, जैसे कि आपने पैकिंग जार्स परचेज़ करे, आपने एक्स लिमिटेड से गुड्स ख़रीदे, और आफ्टर मेकिंग फुल पेमेंट टैक्स इज़ नॉट येट डिपॉजिटेड। तो अब आपने जो है टैक्स नहीं दिया, ये सारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, या इक्विपमेंट यूज़ फॉर टेस्टिंग क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।